चले शुरू कर रहे हैं। गवर्नेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लास्ट 2013 के क्वेश्चन बचे हैं, वो डिस्कस करेंगे। 2013 के क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक एक करके देखिए। आ रही है आवाज आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। 2013 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए। अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए। 200 शब्द, 10 अंक। Many state governments further bifurcate geographical administrative areas like district and talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller states would bring in effective governance at state level? Discuss. 200 word, 10 marks. आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन फिर विवाद हो सकता है यहां कि कहां रखा जाए क्वेश्चन। बेसिकली ये छोटे राज्यों के निर्माण पुनर्गठन से जुड़ा इशू है, तो इसे हम पॉलिटी में भी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पॉलिटी में ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप देखिए कि कंपेयर कर दिया है उसे बेहतर प्रशासन और उसमें जनपद और तालुके, तो उस लिहाज से ये गवर्नेंस का भी पार्ट हो गया है। तो हमने पीछे भी बताया था कि हमने 2 क्वेश्चन फालतू जोड़ दिए हैं, कम नहीं किया है, ज़्यादा कर दिया है कि भाई पॉलिटी भी हम लोगों को आगे पढ़ना है, सोशल जस्टिस भी पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो जाए कम ना रहे। हमारी हमेशा ये रणनीति होती है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, 2 टॉपिक फालतू पढ़ लें, छूटे कुछ नहीं। क्योंकि अक्सर ये समस्या हमने भी झेली है स्टूडेंट लाइफ में और अभी भी देखते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता था तो होता था अरे पॉलिटी में पढ़ लेंगे, पॉलिटी में आता था तो होता था कि अरे पवेड में पढ़ लेंगे। पता पड़ा ना पॉलिटी में पढ़ा ना पवेड में पढ़ा। तो हमने उस अप्रोच को ही बदल दिया। भाई राष्ट्रपति राज्यपाल पवेड में है तो पवेड में भी पढ़ लो, पॉलिटी में है तो पॉलिटी में भी पढ़ लो, दोनों जगह पढ़ लो। इवन डाउट है कि ये पॉलिटी में है कि पवेड में, कोई नहीं, उसे दोनों जगह पढ़ लो, वो डाउट खत्म ही, चक्कर ही नहीं। तो मेहनत कम करना कभी अच्छा नहीं है, ज्यादा मेहनत करना हमेशा अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कई सारे क्वेश्चन पीछे भी हमने बताया आपको कि वहां डाउट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है कि भैया ये सोशल जस्टिस का है कि पॉलिटी का है कि गवर्नेंस का है। टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, क्वेश्चन भी उसी तरीके से हैं। यहाँ भी वही बात हो सकती है, तो इसीलिए वो हैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी राज्यों का निर्माण पुनर्गठन बेसिकली पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 1 से 4 हम देखते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वहां से जुड़ा हुआ है। और उसमें आर्टिकल 3 देखेंगे आप, तो इसमें वो पूरी प्रोसेस बताई गई है राज्यों के निर्माण पुनर्गठन की।
हाँ, साथ में कंपेयर कर दिया गया है इसे जनपद और तालुकों, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुकास। तो अक्सर हम देखते हैं कि राज्यों में जिलों को बनाना बिगाड़ना चलता रहता है, और ये बहुत बहुत टफ काम नहीं होता अगर हम अपने देश में राज्यों के निर्माण पुनर्गठन से कंपेयर करें तो। इतना बड़ा देश है, 29 राज्य थे, एक कम हो गया, 28 राज्य हैं, डिमांड कितने सारे और राज्यों की होती रहती है, और बड़ी जटिल कठिन प्रक्रिया हो जाती है। 2001 में हमने 3 नए राज्य बनाए थे, बिहार को तोड़ के झारखंड, एमपी को तोड़ के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड। उसके बाद देखें तो 13 साल बाद फिर तेलंगाना बना, उस बीच में कोई छोटा राज्य नहीं, तेलंगाना बने भी 7 साल हो गए, उसके बाद फिर कोई नया राज्य नहीं, जबकि डिमांड बहुत सारे राज्यों की होती रहती है। तो हमारे देश में ये नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे, बहुत धीमी है, बहुत लंबी है और विवादित तो है ही है। अगर इसकी तुलना में आप राज्यों के अंदर जिलों के बनने की प्रक्रिया देखें तो इसकी तुलना में बहुत आसान है। राज्य सरकार अपनी मर्जी से नए जिलों का गठन करती रहती है, पुराने जिलों को मर्ज तो खैर नहीं ही किया जाता, वो पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं। हाँ, नए नए जिलों के निर्माण खूब होते हैं हम लोगों के देश में, और स्पेशली चुनाव के टाइम पे आप देखिए कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य में आप देखें तो ये नए नए जिले बनना बहुत कॉमन प्रोसेस है। तर्क वही दिया जाता है कि एरिया कम होगा, प्रशासन बेहतर ढंग से होगा, लोगों की समस्याएं बेहतर ढंग से सुनी जाएंगी, समाधान आसानी से जल्दी हो जाएगा, पब्लिक रिलेशन ज़्यादा बेहतर मेंटेन होगा, चूँकि आबादी कम होगी, लोग इजीली प्रशासन से मिल पाएंगे, समस्याएं तो लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी कम हो जाएगी। वही सारे तर्क यहाँ छोटे राज्य के निर्माण के लिए भी दिए जाते हैं। वही बेसिकली प्रश्न है कि छोटे अधिक संख्या में छोटे राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे तो क्या ये औचित्यपूर्ण है, मतलब ये जस्टिफाइड है कि नहीं। तो हमें उसका पक्ष और विपक्ष लिखना है। बेसिकली छोटे राज्य बनेंगे तो उसका फायदा क्या होगा और उसकी कमियां या नुकसान क्या होंगे। तो छोटे राज्यों के निर्माण पुनर्गठन की बात करनी है, पक्ष विपक्ष में तर्क लिखना है, कंपेयर करना है राज्य में जिलों के तालुकों के बनने बिगड़ने से। तो थोड़ा सा आर्टिकल 3 की चर्चा करें, प्रक्रिया संक्षेप में दिखा दें राज्यों के बनने बिगड़ने की क्या है, उसके बाद छोटे राज्यों के निर्माण के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सो उसकी चर्चा कर लें, पक्ष और विपक्ष में तर्क दे दें। पक्ष में तर्क कुछ बता ही दिए मैंने कि छोटे राज्य हैं, आबादी कम है, इजीली प्रशासन का संचालन होता है, लोग मिल पाते हैं प्रशासन से आसानी से, समस्याएं रख पाते हैं, समाधान की गुंजाइश होती है, तेजी से काम होते हैं, बहुत सारे इस तरह के फायदे वो पॉलिटी में हम पढ़ेंगे बेसिकली। और कमियां हैं कि छोटे राज्य विकास की गारंटी नहीं है। झारखंड छत्तीसगढ़ उदाहरण है, इसी तर्क पे हमने बनाए थे, लेकिन देखिए आप स्थिति बेहतर तो नहीं हुई है, अगर बुरी नहीं हुई है तो अच्छी भी नहीं हुई है बल्कि बुरी। उतने रिसोर्स नहीं है आपके पास, उस तरीके की सरकारें नहीं मिल पाई हैं, परमानेंसी नहीं है सरकारों में, तो चीजें बिगड़ ही जाती हैं। और राजनेता अपने स्वार्थों के चलते बस मांग उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, पर्पस बहुत सॉल्व हो नहीं पाते हैं, खर्च उल्टे और बढ़ जाते हैं, पूरा प्रशासनिक ढांचा, आमला सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो खर्चे और बढ़ जाते हैं, एक अनावश्यक बोझ और हो जाता है राज्य के ऊपर। तो अगर पर्याप्त वहाँ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं हैं, सरकारें, राजनीतिक दल अगर वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। झारखंड सबसे अच्छा उदाहरण है, इतना रिसोर्सफुल स्टेट होने के बाद भी देखिए आप क्या हालत है।
सोचा था कुछ और हमने कि इतने वहाँ रिसोर्स हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से काम होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन कुछ और ही चीज़ है। केंद्र से लड़ाई झगड़ा में, अब आजकल तो केंद्र से लड़ाई झगड़े में फंसा है तो और नई नई समस्याएं, अलग अलग पार्टी की सरकारें हो गई हैं और लड़ाई झगड़े आजकल जिस तरीके की राजनीति चल रही है कि बिल्कुल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ब्लैकमेलिंग और बदला लेने वाली भावना, तो और चीजें सुधरने की जगह बिगड़ ही रही हैं। तो छोटे राज्य कोई विकास की गारंटी में ऐसा नहीं है। हाँ, राज्य के अंदर हम जिले बनाते हैं, तालुके बनाते हैं, तो उनको बनाना इतना कठिन नहीं है, प्लस ये इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम या केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा, ये जिलों में थोड़ी दिक्कत है कि भाई जिले का अपनी सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिले का कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो है नहीं है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी इतनी है कि भाई चलो हम वहाँ जिला पंचायत बना देंगे, बाद में नगर पालिका बना देंगे, तो लेकिन और ऐसा तो जो केंद्र और राज्य के बीच में पॉलिटिकल टसल है वो तो होगा नहीं। राज्य सरकार और जिले के बीच में वहाँ तो जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, एसपी, वो तो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वहाँ उतनी टेक्निकलिटीज, उतनी दिक्कतें नहीं हैं नए जिले बनाने में जितनी कि नए राज्य बनाने में दिक्कतें होती हैं। नए राज्य बनाएंगे तो अब लोक सेवा के जो अधिकारी हैं उन्हीं के ट्रांसफर, और कितना बड़ा इशू हो जाता है, कोई एमपी छोड़ के छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहता, कोई आंध्र प्रदेश छोड़ के तेलंगाना जाना नहीं चाहता। कम से कम एक जिले से दूसरा जिला बनाते हैं तोड़ के, तो ये सब वहां इशू नहीं होते हैं। अपने ही राज्य में आदमी रह रहा है, एक जिले से दूसरे जिले में 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर का अंतर है, कोई बहुत इशू नहीं है, उसे दिक्कत नहीं है जाने में। तो छोटे राज्य हमेशा से एक मुद्दा रहे हैं हमारे देश में। ये हमें उस सिचुएशन को ध्यान में रखना होता है, किस छोटे राज्य की मांग हो रही है, वहाँ की आर्थिक भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ संसाधन किस मात्रा में उपलब्ध है नहीं है, और तब हमें डिसीजन लेना होता है कि भाई नया राज्य बनाए नहीं बनाए, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। तो ये चीज़, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ और बताना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, कुछ इसमें और जोड़ना घटाना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सुभाष, प्रतीक, अंजलि, नहीं सर, ठीक। क्लियर है? चल, हाँ चलिए आगे बढ़ें। फिर मेरा 2:45 से मॉक है राजस्थान का। अब देखिए, सोचा था आज ये 2013 कंप्लीट कर लेंगे, प्रश्न भी इसमें 7-8 प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2013 का अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी व इरडा नामक 2 नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए। 200 शब्द, 10 अंक। द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the 2 regulatory agencies, namely SEBI and IRDA. Justify. 200 word, 10 marks. तो 2013 में सेबी और इरडा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया ये।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी टॉपिक है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। यहाँ गवर्नेंस में भी हम देख रहे हैं कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है स्टेट्यूटरी, क्वासी जुडिशियल और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ये गवर्नेंस का एक टॉपिक है। और 2013 में जब ये प्रश्न पूछा गया तो उस समय प्रश्न पूछने का कारण था इरडा और सेबी के बीच में काफी विवाद हुआ था हमारे देश में। विवाद की शुरुआत तो 2008-9 में ही हुई थी, उधर फिर चर्चा में था विवाद 2013 में। तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था ये। सबसे पहले हमें इस प्रश्न में दिखाना है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी है हमें। तो सबसे पहले तो हम इनका मीनिंग लिखेंगे। जो भी नियामक अभिकरण या रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसा नाम है नियामक प्राधिकरण, ये बेसिकली निजी कंपनियों या कॉरपोरेट सेक्टर के कार्यों गतिविधियों को रेगुलेट और कंट्रोल करने के पर्पस से बनाई गई संस्थाएं हैं। नियमन और नियंत्रण करना इनका मूल काम होता है, इसीलिए इनको हम नियामक संस्था की संज्ञा देते हैं। जब 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आईं, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियां आईं, तो हमें इन संस्थाओं की जरूरत पड़ी। बिफोर एलपीजी केवल सरकारी संस्थाएं हुआ करती थीं, सरकार की, गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी। टेलीकॉम, इंश्योरेंस या और इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स में केवल सरकारी कंपनियां थीं। सरकार जैसा कहती थी उसके अकॉर्डिंग वो काम करती थीं। कोई अलग रेगुलेटर हमें जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब एलपीजी की नीतियां आई, प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ा, सरकार की मोनोपोली को खत्म किया हमने, पब्लिक चॉइस थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, कंपटीशन बढ़ाया गया प्राइवेट कंपनीज का, तो फिर उनके कामों गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जरूरत पड़ी। इनका मूल काम यही है कि जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के जितने कंपटीटर हैं, खिलाड़ी हैं, उनके कामों गतिविधियों को रेगुलेट करे। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर बना दिए हमने। टेलीकॉम के लिए ट्राई बना दिया, इंश्योरेंस के लिए इरडा बना दिया, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट के लिए हमने सेबी बना दिया, पर्यावरण के लिए हमने एनजीटी बना दिया। तो ऐसे हमने अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स का गठन कर दिया। हमने एक नई समस्या देखी जब ये अलग अलग रेगुलेटर बनाए कि ये रेगुलेटर ही आपस में लड़ने लगे। इन्हें बनाया था हमने कि जो इनके सेक्टर के, इनके फील्ड के प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज को भी फिर हमने इनके अंडर में किया तो उनके लड़ाई झगड़े को रोकें। और यहां तो उल्टा की यही आपस में लड़ रहे हैं। तो 2008-9 में ये समस्या आई हमारे देश में। हमने देखा कि इरडा और सेबी लड़ रहे हैं आपस में। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करता है। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो शेयर मार्केट पूंजी बाजार से जुड़ी कंपनीज हैं, काम है, उनको रेगुलेट करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। वो लड़ाई झगड़ा यूलिप को लेके हुआ। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिन्हें हम संक्षेप में यूलिप कहते हैं, उनको लेके विवाद हो गया। बिफोर एलपीजी देखे सरकार का एकाधिकार था, एलआईसी थी, वो लाइफ इंश्योरेंस करती थी। प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आ गई। अब उन्हें एलआईसी को चुनौती देनी थी, चैलेंज करना था, भाई मार्केट में अब अपना स्थान बनाना है। कैसे? तो नए नए वो प्लान्स लेके आया। उसी में एक यूलिप भी आया उसी दौरान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें उन्होंने कहा कि जो हम लोग
LIC के थ्रू या आप इन प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो इंश्योरेंस करवाते हैं, जो प्रीमियम जमा करते हैं, इन्होंने हमें ऑप्शन देना शुरू किया कि उस प्रीमियम को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। 100 रुपये हम प्रीमियम दे रहे हैं, ये हमसे पूछते हैं भाई बताओ आपके इस जो 100 रुपये है आप कहाँ इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बैलेंसर, प्रोटेक्टर, कई इस तरीके के ये फंड बना देते हैं, हमसे पूछते हैं कि बताओ कितना पैसा आप कहाँ लगाना चाहते हैं। टाइम टू टाइम ये हमें गाइड करते रहते हैं कि भाई उस सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा है, सेक्टर में कम है, आप चाहो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लो। फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन हमें देते हैं, फंड मैनेजर हमें दे देते हैं, वो हमें गाइड करता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं एक फंड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जहां ज़्यादा हमें अच्छे प्रॉफिट दिख रहे हैं, आउटपुट दिख रहे हैं। तो इससे हुआ क्या कि वो ट्रेडिशनल जो LIC की पॉलिसीज़ होती थी, एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, इन्होंने हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बेहतर रिटर्न के ऑप्शन उपलब्ध करवा दिए। तो अच्छे पॉपुलर हो गए ये सब प्रोग्राम यूलिप। अब विवाद क्या हो गया कि यूलिप चूंकि इंश्योरेंस प्लान है तो भाई IRDA का कहना है कि भाई ये हम रेगुलेट करेंगे। हमने पैसा भी भाई एक इंश्योरेंस कंपनी को ही दिया है इंश्योरेंस के नाम पर, लेकिन उस कंपनी ने हमारा पैसा क्या किया, शेयर मार्केट में निवेश किया है। तो सेबी कह रहा भाई हम रेगुलेट करेंगे क्योंकि पैसा तो हमारे पास आ रहा है शेयर मार्केट। गलत कोई नहीं है भाई, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करके हमसे पैसा ले रही है तो भाई IRDA, लेकिन वो पैसा फर्दर निवेश कर दे रही है शेयर मार्केट में तो सेबी। दोनों की अपनी अपनी जगह ठीक है। उसी को लेके विवाद हो गया। सेबी ने कहा हमसे परमिशन नहीं लिया आपने, आप हमारे पास पैसा जमा कर रहे हैं। IRDA कह रहा नहीं तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, इंश्योरेंस कंपनी के रूप में हमारे पास रजिस्टर्ड है ये, हम परमिशन दे रहे हैं, अब ये करे। सेबी कह रहा नहीं हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि आप पैसा तो हमारे पास लगा रहे हो गया विवाद। तो जरूरत महसूस हुई कि अब एक रेगुलेटर के ऊपर एक सुपर रेगुलेटर भी बनाना पड़ेगा। फिर तो हमें प्राइवेट कंपनीज के लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए हमने रेगुलेटर बनाए, और अब ये रेगुलेटर ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो अब इनकी लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए एक सुपर रेगुलेटर बनाए अब हम। तो ये बेसिकली वो प्रश्न है पूरा कि नियामक अब या एक ऑप्शन ये है कि इन रेगुलेटर्स का हम आपस में मर्जर कर दें, विलय कर दें। तो जो प्रश्न में लिखा है कि सेबी व IRDA नामक दो नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बना दिया कि भैया मिला दो इनको, फिर एक लड़ाई झगड़ा ना रहे, बांस ना बजे बांसुरी, अलग अलग हैं तो लड़ झगड़ रहे हैं, एक ही सब में मर्ज कर दो, बात ही खत्म हो जाए। लेकिन अब आजकल के ज़माने में, विशेषज्ञता के ज़माने में, हम तो और ज़्यादा डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, कार्य विभाजन और स्पेशलाइजेशन की। यहाँ हम कहें कि पहले से जो कार्य विभाजन है मर्ज करके ख़त्म कर दें, तो भाई इसकी तो सलाह नहीं दी जा सकती। तो ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि विशेषज्ञता भी मिलती रहे, लेकिन ये इस तरह के जो ओवरलैपिंग इशू हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको भी रोका जा सके। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक FSLRC कमीशन का गठन किया गया था। FSLRC इस कमीशन का गठन किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो वित्तीय क्षेत्र का वैधानिक सुधार आयोग, FSLRC नाम का एक कमीशन, BL श्री कृष्णा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया कि भाई बताओ क्या करें, कैसे करें इस तरह की समस्याओं का समाधान। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था ये IRDA सेबी की लड़ाई झगड़े का। तो इन्होंने सुझाव दिया दो संस्थाएं बना लीजिए, एक UFRA और एक FRA। इन्होंने कहा कि ये दो संस्थाएं बनाइए।
UFRA यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी और FRA फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी। तो ये दो एजेंसी बनाने की इन्होंने राय दी हमें। यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी, इसका काम क्या होगा कि बैंकिंग और पेमेंट सेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन होते हैं उन सबको रेगुलेट करेगी। बस बैंकिंग को छोड़ के या पेमेंट वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी पैसों के लेन देन के मामले ये देखे, तो ये ओवरलैपिंग वाली समस्या खत्म। और दूसरा FRA फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी, तो ये जनता की जो शिकायतें हैं ये पैसे के लेन देन से जुड़ी हुई उनका समाधान करे वो। तो इस तरह से जो ये ओवरलैपिंग वाली समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, उनको हम खत्म करें। तो ये प्रश्न सिचुएशनल प्रश्न था, उस समय ऐसी स्थितियां हुई थी, घटनाएं घटी थीं, और भी विवाद हुए हमारे देश में, हम पढ़ेंगे फिर। RBI को लेके विवाद हो गया, RBI को नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने थे, वहां फिर विवाद हुए। तो कई और भी इस तरह के विवाद हुए हमारे देश में। ये काफी चर्चित विवाद रहा है इरडा सेबी के बीच का। क्लियर है? कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ पूछना बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है? 2013 का अगला प्रश्न है, प्रभावक समूह राजनीति को कभी कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। उपर्युक्त के संबंध में भारत में प्रभावक समूहों की संरचना व कार्य प्रणाली का आकलन कीजिए। 200 शब्द 10 अंक। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स। With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure groups in India. 200 word, 10 marks. तो देखिए, प्रेशर ग्रुप, पीछे भी कई सारे हमने प्रश्न किए। अब तक आप ये समझ भी गए होंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी। लगभग हर साल, या लगभग हर साल ना भी कहें तो 7 साल में हमें लग रहा 4-5 साल तो हमें मिला है प्रश्न प्रेशर ग्रुप या प्रभाव समूह का। थोड़ा सा तो किया था हमने। इसी साल हम देख रहे थे 2019 में भी प्रश्न था, और बाकी भी हमने देखा है कि प्रश्न प्रभावक समूह प्रेशर ग्रुप से मिले हैं हमें। तो ये भी प्रभावक समूह प्रेशर ग्रुप से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि प्रभावक समूह जो राजनीति है, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, उसे कभी कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में हमें भारत में प्रभावक समूहों की संरचना, कार्यप्रणाली को समझाना है, उसे एसेस करना है, मतलब उसका आकलन करना है। तो प्रभावक समूह, दबाव समूह, हित समूह, मतलब हम इन सब का कई बार बात कर चुके हैं अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान ही। समाज के अलग अलग लोग, वर्ग एकजुट होते हैं अपने समूह, अपने वर्ग की मांगों को मनवाने के लिए। चूंकि अपने हितों की पूर्ति इनका उद्देश्य होता है, तो इन्हें हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। जो कार्य प्रणाली होती है वो सरकार पे दबाव बनाने की होती है, तो इसलिए इन्हें हम दबाव समूह या प्रभावक समूह कहते हैं। बेसिकली अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, वहां बहुत पॉपुलर है प्रेशर ग्रुप्स। आजकल चुनाव के दौरान भी खूब आपने देखा सुना है कि बिडेन को कहां कहां से कितना फंड मिल रहा है। उसमें भी मेन आप देखें तो जो डिफेंस, रक्षा से जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनीज हैं, और दूसरा मेडिकल, इन दो का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप्स अमेरिका में, ये सबसे ज़्यादा फंडिंग करती हैं चुनावों में।
अब जो जीतेगा वो फिर प्रेशर बनाती हैं कि अब उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बने। तो मेन आप देखें, एक रक्षा निर्माता कंपनियां, दूसरा दवाई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, सबसे ज़्यादा फंडिंग ये करती हैं राष्ट्रपति के लिए, ट्रंप और अभी बिडेन आप देखिए। तो अब बिडेन जीत गए तो जिन्होंने फंडिंग की थी अब वो नेचुरल सी बात है दबाव बनाएंगे कि भैया आप देख लो अब ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे हमारा फायदा हो, या भारत पे दबाव डालना है या और दूसरे देशों पे दबाव डालना है कि वो हमारी वैक्सीन खरीदें, उन्हें अपने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण कार्यक्रम है उनमें शामिल करें। वो सब खेल होते हैं। तो वहाँ बहुत प्रभावी भूमिका है इन सब की, प्रेशर ग्रुप्स की। हम लोगों के देश में भी उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं, लेकिन इधर पिछले 20-30 साल में आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में भी हो गई है। हमारे देश में भी पीछे से स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही देखें तो बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते रहे हैं। वो एक तरह के प्रेशर ग्रुप ही थे, सरकार पे दबाव बनाते थे। दहेज हत्या को रोकना है या सती प्रथा को रोकना है, इस तरह की कुरीतियां रोकना है, उसके लिए लोगों ने आंदोलन किए। तो एक तरह से तरीका वही था, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, लोगों को जागरूक करना ताकि इस तरह की कुरीतियों को रोका जा सके। आफ्टर एलपीजी इस तरह की संस्थाओं की भूमिका और बढ़ गई, चूंकि अब एलपीजी के बाद दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों की नीतियां ही हो गई कि रोल बैक ऑफ द स्टेट करना है, सरकार की नौकरशाही की भूमिका कम करना है, सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ानी है। और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बेसिकली सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो इन सब की भूमिका इधर ज्यादा देखने को मिली। जो स्टेटमेंट है अब उस स्टेटमेंट पे आए कि कैसे ये प्रभावक समूह राजनीति राजनीतिक दलों का अनौपचारिक मुख पृष्ठ है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी और सही बात है। सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब का देखिए। केंद्र सरकार ने कृषि कानून पारित कर दिए। अब जिन राज्यों में देखिए आप केंद्र की विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, उन्हें ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। केंद्र सरकार के कानूनों का सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि विरोधी पार्टी हैं। और विरोध कैसे करें? कानूनन तरीका क्या है कि वो समवर्ती सूची का विषय है, उस नाम पे वो अपने कानून बना रहे हैं। लेकिन अपने कानून बना रहे तो लिमिटेशन वही है कि उनके कानून भाई राज्यपाल की स्वीकृति के बिना तो कानून बनेंगे नहीं। और अगर केंद्र के कानूनों के विपरीत कानून बन रहे हैं, वो कि सामने दिख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यपाल ऐसे कानूनों को स्वीकृति नहीं देंगे। राज्यपाल उन्हें केंद्र के पास आरक्षित कर देंगे, जो उन्हें संविधान के तहत शक्ति मिली है अनुच्छेद 200, 201 के तहत, वो केंद्र के पास आरक्षित कर देंगे। और केंद्र के खिलाफ बने कानूनों को नेचुरल सी बात है कैसे केंद्र स्वीकृति देगा। तो कानूनन और संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे देश की जो है, तो उन राज्यों को पता है कि लोक लुभावन राजनीति के चलते किसानों को भ्रमित करने के लिए अपने कानून बना बना के दिखा रहे हैं वो, लेकिन उन्हें पता है। लेकिन वो भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि कल केंद्र जब उनके कानून मना करेगा तो वो तो कह देंगे, अपने तो अच्छे बन जाएंगे, देखो हमने तो आपके हित में किया था, केंद्र के कानून के खिलाफ कानून बना दिए थे, अब केंद्र ने ही अड़ंगा लगा दिया, उसने पारित नहीं किया तो हम क्या करें। तो अपने अच्छे भी बन जाएंगे और किसानों का भला होगा नहीं कोई उसमें। उसके साथ साथ अपने लेवल पे तो ये काम कर ही नहीं सरकारें, लेकिन उसके साथ साथ क्या कि किसानों को भी भड़काओ, आंदोलन करवाओ, रेल रोको। तो क्या आपको लग रहा है कि जो ये किसान इतने दिन से रेल पटरियां रोक के बैठे हैं तो वो सरकार के सपोर्ट के बिना है? सरकार चाहे तो पुलिस भेज के वो नहीं हटा सकती है उनको। इवन सबसे अच्छा उदाहरण देखिए इस प्रश्न का, प्रश्न 2013 में पूछा गया, आज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा उदाहरण देखिए कि वो किसान रेल ट्रैक छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या कि मालगाड़ियां चल जाएं तो हम तैयार हैं, लेकिन यात्री गाड़ी नहीं चलने देंगे। अब बताइए, आप सामने चीजें दिख रही हैं कि सब सरकार की मिली भगत से हो रहा है काम। खुद सरकार नहीं कर रही है, करवा रही है उन किसान आंदोलन और संगठनों के नाम पे, मतलब प्रेशर ग्रुप के नाम पे।
तो एक तरह से हो गया राजनीतिक दल के ही अनौपचारिक मुखपृष्ठ की नहीं, कि अब कांग्रेस या पंजाब सरकार या राजस्थान सरकार वो कैसे खुलेआम विरोध करेंगे। संविधान के दायरे में बंधे हैं वो, कानून के दायरे में बंधे हैं वो, तब इन दबाव समूहों को आगे ला रहे हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार के कानूनों का विरोध करवा रहे हैं, अपनी बातें उनके माध्यम से बस वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बताइए आप कि हम रेल ट्रैक छोड़ेंगे इसलिए कि मालगाड़ी चल जाए, लेकिन यात्री गाड़ी नहीं चले, मतलब कि मालगाड़ी चल जाए तो भाई उनका फायदा है, जरूरत है उनको कि अब धान की कटाई हो गई है, बेचने के लिए मालगाड़ी बंद। केंद्र भी कम नहीं है, केंद्र ने कह दिया कि नहीं चलाएंगे तो दोनों चलाएंगे, नहीं तो कोई नहीं चलाएंगे। तुम ही चतुर हो अकेले, मालगाड़ी चलाओ ताकि उनका फायदा हो जाए, जो भी धान उन्हें बेचने के लिए भेजना है या और जो माल आवाजाही वो होती रहे, यात्री गाड़ी नहीं चलने देंगे। तो ऐसा क्यों? केंद्र ने मना कर दिया, नहीं भाई चलेगा तो दोनों चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। देख लो, तो सामने चीजें दिख रही हैं कि जो ये प्रभावक समूह हैं ये राजनीतिक दलों के ही इनफॉर्मल अनौपचारिक मुखपृष्ठ हैं। राजनीतिक दलों की मजबूरी है, बहुत सारे काम वो अपने नाम पे नहीं कर सकते, क्योंकि भाई चुनाव लड़ना है, जनता को पता लग जाएगा, उनका मुखौटा सामने आ जाएगा। सीए कानून का विरोध हुआ तो देखिए आप दिल्ली में जितने दंगे हुए सीए कानून के, भाई आम आदमी पार्टी का पार्षद ही तो था ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है। क्या आपको लगता है कि वो जो दंगे हुए बिना राजनीतिक दलों के सपोर्ट के थे? लेकिन बस वही कि राजनीतिक दलों ने इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स को आगे कर दिया, उनकी आड़ में काम करवाया। कांग्रेस का सपोर्ट खुलेआम सारी रिपोर्टें हैं, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट खुलेआम सारी रिपोर्टें हैं, किसान आंदोलन खुलेआम चीजें दिख रही हैं कि पीछे से पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है या सरकारों का सपोर्ट है, और फिर हो रही हैं चीजें। तो आप एग्जाम्पल डालिए, आज के एग्जाम्पल डालते हुए डिस्कस करेंगे भाई आज हम। तो ये पूरा प्रश्न का सार है। प्रभावक समूहों की संरचना तो भाई फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं, या कहें कि ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड भी हैं। भाई संगठित दबाव समूह भी हैं, फिक्की, एसोचेम, लेबर यूनियंस, किसान संगठन वगैरह, लेकिन बहुत सारे असंगठित भी हैं, जैसे सीए को लेके हो गया। रातों रात लोग आजकल फेसबुक, ट्विटर वगैरह या दूसरे सोशल मीडिया से जुड़ जा रहे हैं और शुरू कर दे रहे हैं हंगामे करना। असंगठित भी हैं, जो संगठित हैं, पीछे भी किसी प्रश्न में हम बात कर रहे थे, संगठित हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, लंबे समय तक काम करना है तो वो कानून के दायरे में रहते हैं, वो गैर कानूनी कामों से बचते हैं वो करने से। लेकिन जो असंगठित हैं ये तो किसी पर्टिकुलर इशू के लिए रातों रात बनते हैं और उसी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो देखिए सीए के लेके, विरोध को लेके रातों रात बने, खत्म हो गए। कुछ हैं उनके पीछे भी जो वो हमेशा अपना काम कर रहा है, अदरवाइज उसमें कई सारे तो बस वो रातों रात बने थे, कुकुरमुत्ते की तरह हो गए, उसी की तरह खत्म हो गए। उमर खालिद, सरजील इमाम, 2-4 को पकड़ के जेल में डाला, खत्म सब। ये असंगठित है, रातों रात जो पैदा हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेके, वो उतना ही जल्दी वो खत्म। और मेनली उनका पर्पस भी अपना स्वार्थ होता है, स्वार्थ पूरा हुआ, नेता बन गए, कन्हैया कुमार टाइप कुछ, और नहीं तो नहीं हो पाया, खत्म हो गए। चूंकि असंगठित हैं, रातों रात पैदा हुए, तो इनको भाई कानून का ही पालन करना है, उसी के दायरे में रहते हुए मांगे मनवानी है। इनके लिए ना उतना धैर्य है, ना उतना उनका कोई संगठन, ना उतना उनको काम करने का अनुभव है। तो उन्हें तो बस दंगा भड़काना है, आग लगानी है, मांग मान लो, ताकि क्योंकि वो तो 4 दिन के लिए आए हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनके पास धैर्य है कि महीनों सालों वो इस तरह से लोगों के हितों के लिए काम करेंगे, वो पर्पस ही नहीं है उनका। तो ये
तीसरा प्रश्न है प्रभावक समूह। क्लियर है, कोई दिक्कत, डाउट? क्लियर है। चलिए तो अब हम आज रोक रहे हैं, अभी 4 प्रश्न और हैं, सो आज वैसे भी नहीं हो पाएगा, 2:40 से मेरा मॉक है, अभी लंच भी हमें करना है, तो फिर इसलिए अब रोक रहे हैं। कल करेंगे, फिर कल परसों में मतलब इसको करेंगे दिवाली के पहले जैसे भी। सो इसको गवर्नेंस का पेपर ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दिवाली की जो छुट्टी होगी फिर हम एथिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। और अब जो आता है नहीं आता है तो आज और आप लोग जो अगर हैं संपर्क में लोग तो कंफर्म कर लीजिए। सो दिवाली के बाद फिर हम एथिक्स का 2014-2013 का पेपर डिस्कस करके ख़त्म करेंगे उस एक काम को, और तब फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे गवर्नेंस एथिक्स। सो 3 दिन 2 दिन या वो जैसा आप लोग बताएंगे सो उसके अकॉर्डिंग फिर। ठीक है।